हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। अभी आप और मैं डिस्कशन कर रहे हैं बीओआई क्रेडिट ऑफिसर की एग्जामिनेशन के बारे में। पहले तो इसकी एग्जाम डेट के बारे में डिस्कशन करते हैं। आज 23 में है और अभी तक इसका एग्जाम कब कंडक्ट होना है उसकी डेट आउट नहीं हुई है। तो पहले जो सोचा जा रहा था कि इसका एग्जाम 15 जून तक कंडक्ट हो जाएगा, तो लगता है कि अब 15 जून को नहीं होगा। इसका एग्जाम कंडक्ट होने के चांसेस हैं लास्ट वीक ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। तो आज से एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे शेयर किए जाएंगे पूरे प्रोफेशनल नॉलेज के सिलेबस के ऊपर। तो आपका जो सिलेबस है वो 5 मॉड्यूल में डिवाइडेड है। इसके ऊपर लेक्चर्स कंडक्ट हो रहे हैं मेरे एप्लीकेशन के ऊपर। 3 मॉड्यूल के लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, नोट्स प्रोवाइडेड है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल 3 के अभी एमसीक्यूज प्रोवाइड करने हैं आपको। और कल से हम मॉड्यूल 4 क्रेडिट मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कशन को स्टार्ट कर देंगे। जी, जिसको ये कोर्स चेक करना है मेरी ऐप पे जाके चेक कर सकते हैं। सिर्फ 2000 रुपीज का एक कोर्स अवेलेबल है। तो आज से कुछ एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं ये वाली सीरीज को। आप अपनी क्या कहते हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उसको थोड़ा सा चेक करते रहना कि आप ढंग से प्रिपेयर कर रहे हो नहीं कर रहे। थोड़ा सा एक चेक रहेगा ना, कुछ कुछ एमसीक्यूज अगर आप लगाते रहोगे तो। चलो, आज हम करेंगे। अच्छा, मॉड्यूल 1 के रिस्पेक्ट में यूट्यूब पे लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, इसलिए मॉड्यूल 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज को। आज करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्वेश्चन 1। अच्छा, आज के थोड़े से इजी एमसीक्यूज है, मेरे को लगता है आप सारे कर लोगे। क्वेश्चन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इज डन फॉर द पर्पज ऑफ प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए किस टाइप की अकाउंटिंग की जाती है? ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सी कॉस्ट अकाउंटिंग, डी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और ई ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, वो कहते हैं कि आगे कौन सा प्रोजेक्ट हमें करना है, उसके रिस्पेक्ट में कितने प्रॉफिट्स हमें होने वाले हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए की जाती है कि आप आगे कोई डिसीजन ले सको, आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, आपको डाइवर्सिफाई करना है, आपको एक्सपैंड करना है, आपको करना क्या है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग उस पर्पज के लिए की जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए, स्टेक होल्डर्स को दिखाने के लिए कि अभी हमारा अफेयर्स क्या, करंट अफेयर्स क्या है। हमारे करंट अफेयर्स नहीं कह रहा हूं, मतलब अभी हमारा बिजनेस का अफेयर्स क्या है, हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है। बात समझ में आती है। सी कॉस्ट अकाउंटिंग किस लिए की जाती है? कॉस्ट अकाउंटिंग, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कोई सर्विस दे रहे हो, तो उसकी कॉस्ट तो निकालोगे ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं कि आपको कॉस्ट कैसे कंप्यूट करनी है। इसके रिस्पेक्ट में कॉस्ट शीट बनती है, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ ओवरहेड्स होते हैं, उसको निकाल के हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। एक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये रिलेटिवली एक न्यू टर्म है। दोनों नीचे की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग रिलेटिवली न्यू टर्म्स है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में चेक किया जाता है कि एक कॉर्पोरेट, एक कंसर्न सोसाइटी को क्या वापस कर रही है। आप खुद तो बिजनेस कर रहे हो बट आप सोसाइटी, उसका सोसाइटी पे और एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट है उसके बारे में अकाउंटिंग की जाती है। बताया जाता है कि हम सोसाइटी के लिए ये कर रहे हैं। अगर हमारी इंडस्ट्री में से पोल्यूशन निकल रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में हमने क्या क्या किया ठीक करने के लिए सोसाइटी में। इतने पेड़ लगाए, जितना भी हमारा कार्बन निकल रहा है उसको हमने जीरो करने के लिए या नेगेटिव करने के लिए हमने ये इक्विपमेंट्स लगाए। बात समझ आती है। ई है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। आजकल सबसे ज्यादा खर्चा किसी भी कॉर्पोरेट का, किसी भी कंसर्न का, बिजनेस एंटिटी का ह्यूमन रिसोर्स, मतलब मोटी मोटी सैलरी दी जाती है। तो इस रिस्पेक्ट में बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में कि आप ह्यूमन रिसोर्स में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कितने बेनिफिट्स आपको दे रही है। एक ह्यूमन रिसोर्स में जो आपका मेन इन्वेस्टमेंट है वो कितने बेनिफिट्स आपको दे रही है। ठीक है, इसके आपको आगे क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉलोइंग विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी सारे पता होने चाहिए। ए एंटिटी कॉन्सेप्ट है, बी मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, सी अक्रूवल कॉन्सेप्ट है, डी मैचिंग कॉन्सेप्ट है, ई डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है। स्पेसिफिक डेप्रिसिएशन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं आईबीपीएस, इसलिए मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपसे पूछा। तो इसका करेक्ट आंसर है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में रिवेन्यू अगर आपका आ रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में आपको उसी ईयर के एक्सपेंस को मैच करना है। जैसे अगर आपने अगर सेल करी किसी गुड्स की तो उस रिस्पेक्ट में आपने जो भी परचेजेस होंगे उनको मैच करोगे ना। ऐसे ही डेप्रिसिएशन मैचिंग कॉन्सेप्ट कैसा है, आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया एक साल में, फर्स्ट ईयर में, अब उसको 10 साल तक यूज करोगे, 10 साल तक उसका बेनिफिट उठाओगे, 10 साल तक उससे कोई ना कोई कमाई करोगे। तो उसके लिए कहता है कि आप अगर इस एसेट को 10 साल यूज करने वाले हो तो 10 साल में इसको रिवेन्यू से मैच करो। हर साल इसको मैच करो आप। समझ में आती है बात। फोर्थ ईयर में अगर मैंने कुछ रेवेन्यू जनरेट किया तो मैंने उस मशीनरी का यूज किया होगा ना,
तो इसीलिए डेप्रिसिएशन को मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर साल डिवाइड किया जाता है, जितने भी साल उसका यूज आने वाला है। ऐसे ही एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है कि आपको एंटिटी और ओनर्स, एक बिजनेस और ओनरशिप जो भी उसके शेयर होल्डर है, उनको अलग अलग एंटिटी ट्रीट करना है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आता है, अगर आप मनी में मेजर कर सकते हो किसी ट्रांजेक्शन को तभी रिकॉर्ड करना, पहले मत कर लेना। सर इसका एग्जांपल दो कोई। आप कहते हैं आप परचेज करके लेकर आए, आप कहते हैं मेरे को ये चीज अच्छी लगी, मैं इसको परचेज करके लेकर आता हूँ। अब बाई चांस वो आपके दोस्त की शॉप थी, बिजनेस कर रहा है बट फिर भी कहा यार ये सामान ठीक लग रहा है, ये तू भेज दे मेरे को, कह रहा है मैं भेज रहा हूँ, उसने सामान भेज दिया। अभी पैसे की बात हुई नहीं, तो आप अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करोगे? अपनी मर्जी से रिकॉर्ड कर लोगे? नहीं। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसका कितना एक्चुअल वैल्यू, कितने पे बेचा है उसने मेरे को, जब तक हम दोनों मिलकर डिसाइड नहीं कर लेंगे, तब तक आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बोलता है। ऐसे ही अप्रूवल कॉन्सेप्ट और कैश कॉन्सेप्ट क्या होता है? कैश कॉन्सेप्ट होता है कि जब आपको कैश मिले, एक कैश अकाउंटिंग होती है कि जब आपको कैश मिले तभी आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो। और अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको कैश मिले ना मिले वो अलग बात है, उसके रिस्पेक्ट अगर आपको पहले सेल कर दिया, आपने सामान बेच दिया, तो कैश मिलना या ना मिलना वो सेकंड लेग ऑफ ट्रांजेक्शन है। आप सेल्स को रिकॉर्ड कर लो। अगर आपका एक्सपेंस हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, तो आप उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। आप दो या ना दो, बट आपका एक्सपेंस तो हो गया। बात समझ में आती है? तो जब आप एक्सपेंस को पे कर दोगे वो अलग लेग ऑफ ट्रांजेक्शन है। हम कौन सी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं? जो इंडिया के अंदर कॉन्सेप्ट चलता है वो है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे ही हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं। चलो जी बात समझ में आती है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि हर एक ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो डैश इज ऑल्सो नोन एज component percentage statement. Dash is also known as component percentage statement. A. Comparative statement. B. Schedule 3. C. Cost sheet. D. Ratio analysis. और E. Common size statement. तो इसका करेक्ट आंसर है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या करते हैं? एक कंपोनेंट को पकड़ा, एक कंपोनेंट को पकड़ा और उससे उस कंपोनेंट को एक चीज से परसेंटेज निकाल दी। बात सर समझ में नहीं आई। आप समझो कि एक पर्टिकुलर एंटिटी का सेल्स है 1 लाख रुपीज और उसके परचेजेस है 50,000। उसका सैलरी अगर वो बांटता है वो 10,000 की सैलरी बांट देता है। तो इसमें बोला गया कि आप हर एक कंपोनेंट को किसी एक पर्टिकुलर आइटम से कंपेयर करके दिखाओ। इस केस के अंदर अगर हम मान लें कि हमने सेल्स को एक कंपोनेंट मान लिया, तो मैं परचेज को बोलता हूँ, परचेज अगर 50,000 है, सेल्स 1 लाख है, तो परचेज इज 50% ऑफ सेल्स। ऐसे ही अगर सैलरी में दे रहा हूँ 10,000 की, तो सैलरी इज 10% ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो इस केस में मैं हर एक लाइन आइटम का, हर एक कंपोनेंट का परसेंटेज निकाल रहा हूँ किसी एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। सर बात समझ में आती है, बट ऐसा हम क्यों कर रहे हैं पहले ये आप बताओ। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिस्ट हो, आप एनालिसिस कर रहे हो, आपने कब क्या कहते हैं ये मेरे को स्टेटमेंट दिखाओ। अब स्टेटमेंट में अगर परसेंटेज वाइज डिवाइडेड है कि यार ये क्या कहते हैं परचेज 50% है, सैलरी जो है वो 10% है सेल्स से अगर कंपेयर करें, और क्या कहते हैं अदर एक्सपेंस 20% है अगर हम सेल्स से कंपेयर करें, तो आप उधर से क्या कहते हैं एनालिसिस कर रहे हो कि अरे अदर एक्सपेंसेस थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं परसेंटेज में, इसको हम चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे। ऐसे अगर आप दूसरे साल का चेक कर रहे हो, आप कह रहे हो परचेज पिछले साल 50% थी और इस बार 60% है, ऐसा क्या हो गया? फिर आप बोलोगे मैनेजमेंट से कि ये 60% आ रही है क्या कहते हैं आपकी सेल्स की जो परचेजेस है, क्या ऐसा इंपैक्ट हुआ, महंगा हो गया सामान? जो बताएगा कि हाँ इन्फ्लेशन था, महंगा हो गया, वो आपको क्या कहते हैं रीजन देगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यही तो है कि आप देख रहे हो कि कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं और उसके आप एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो। ठीक है जी। कॉमन साइज स्टेटमेंट का इसलिए परसेंटेज स्टेटमेंट बोला जाता है। इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम कंपोनेंट्स को एक परसेंटेज के रूप में दिखाते हैं, हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में उसका परसेंटेज निकाल देते हैं। ठीक है। कंपेरेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है? पिछले सालों से कंपेयर कर लो। पिछले साल सेल थी 1 लाख रुपीज, इस बार सेल था 50,000 रुपीज। आपका तो कोई काम ही नहीं चल रहा जी, आपको किस बात का हम लोन दे? ठीक है। शेड्यूल 3 एक फॉर्मेट है कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस को। कॉस्ट शीट एक क्या कहते हैं, हम शीट बनाना जिससे हम कॉस्ट को निकालते हैं। इसमें भी कॉस्ट निकालने का तरीका होता है, बताया जाता है कॉस्ट शीट के अंदर। पहले आप प्राइम कॉस्ट को लिखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखो, फिर आप ओवरहेड्स को निकालो, आप एलोकेट करो, अपोर्शन करो, उसको निकाल के एक कॉस्ट निकालो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। डी रेशियो एनालिसिस क्या करता है? रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेशियोज में प्रेजेंट करता है कि इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं बिजनेस के अंदर करंट रेशियो क्या है,
करंट रेशियो से हम क्या मतलब समझते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपनी में करंट एसेट ज्यादा है या कम है विद रिलेशन टू देयर करंट लाइबिलिटीज। बात समझ में आती है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स गिवन आर शोन अंडर विच हेड ऑफ शेड्यूल 3? किस हेडिंग के अंदर आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आते हैं? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसके केस में आपको शेड्यूल 3 का फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। अब मैं आपको ये बता सकता हूँ, अगर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट्स दिए हैं तो जनरली वो लॉन्ग टर्म के होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल मीटर लगवाते हो घर में तो कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हो, पता नहीं कब आएगा, आप दे देते हो ना, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, 10 साल 20 साल पता नहीं कब आएगा। ऐसे ही गैस का कनेक्शन, तो जनरली हम इसको क्या दिखाते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स को अदर नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट, करंट नेचर के नहीं, अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाते हैं। तो ये आपको क्लासिफिकेशन रट्टी होनी चाहिए। शेड्यूल 3 के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, आईबीपीएस पूछता है, तो आपको शेड्यूल 3 का फॉर्मेट रट्टा होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। हर एक लाइन आइटम कि अगर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस उसके अंदर क्या आता है, पीपीई में क्या आता है, इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आता है, करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, इनकी डेफिनेशन। ओके। अच्छा, कुछ अमेंडमेंट्स हुई है शेड्यूल 3 के अंदर, तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, डैश हेल्प्स द इन्वेस्टर टू आइडेंटिफाई वेदर द फर्म इज फुलफिलिंग हिज एक्सपेक्टेशन विद रिगार्ड टू डिविडेंड कैपिटल एप्रिसिएशन। मैं कह रहा हूं कि भाई एज एन इन्वेस्टर मैं कौन सा एनालिसिस करूंगा कि मुझे पता चले कि मुझे डिविडेंड सही मिल रही है, यार मेरा जो मैंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो सही रेट पे अप्रिशिएट करा नहीं कर रहा। ए, सिक्योरिटी एनालिसिस, बी, क्रेडिट एनालिसिस, सी, डेट एनालिसिस, डी, डिविडेंड एनालिसिस, ई, जर्नल बिजनेस एनालिसिस। इसका करेक्ट आंसर है सिक्योरिटी एनालिसिस। इन्वेस्टर तो सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में देखेगा ना कि मैंने सिक्योरिटी में कितना इन्वेस्ट किया, इंडस्ट्री में इसी पर्टिकुलर स्टॉक कैसा ट्रेड कर रहा है, कितने डिविडेंड्स बांट रहा है, कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है। क्रेडिट एनालिसिस कौन करता है? क्रेडिट एनालिसिस करते हैं बैंक्स। वो चेक करते हैं कि भाई जो हमने क्रेडिट दे रखा है वो कितना ठीक है। ऐसे डेट एनालिसिस भी होता है, डिविडेंड का डिसीजन, कितना डिविडेंड बांटा गया। जनरल बिजनेस एनालिसिस करते हैं, जो भी मैनेजमेंट होता है कि ढंग से बिजनेस कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसमें कितना बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व है, जिस जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो कितनी रिस्की होगी आज के टाइम पे या नहीं है। ठीक है। ओके, यूजेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस आप पढ़ लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is not a tool of financial statement analysis? A, window dressing, B, common size financial statement, C, ratio analysis, D, cash flow statement, E, comparative statement। तो आई गेस हमने सब कुछ ही पढ़ लिया। इसमें जो अलग टर्म आपको सुनने में आ रही है वो है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग के अंदर क्या होता है, झूठी चीजें दिखाई जाती हैं इन्वेस्टर्स को कि हमारी सेल बहुत ज्यादा है। जैसे सत्यम ने किया, सत्यम स्कैम हुआ था, उसने विंडो ड्रेसिंग करी, मतलब अंदर कुछ और है और विंडो पे उसने ड्रेस लगा दी कि भाई सब बढ़िया है। ऐसा कुछ बना नहीं, बट इसका वर्ड, एक्चुअल वर्ड यही है। विंडो ड्रेसिंग के अंदर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को झूठा प्रेजेंट करते हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का वो टूल नहीं है आपके लिए। आपको विंडो ड्रेसिंग पकड़नी है, विंडो ड्रेसिंग थोड़ा ना आपको हेल्प करती है एनालिसिस करने में। ठीक है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में अभी हम पढ़कर आए हैं कि किसी जो कंपोनेंट है उसको एक पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज निकाल के दिखाया जाता है। रेशियो एनालिसिस हमें अच्छे से पता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कि एक बिजनेस कुछ अर्निंग्स कर रहा है बट उसमें कैश फ्लो है कि नहीं है, कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्रॉफिट तो आ रहा है बट कैश है कि नहीं है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम देखते हैं कि मेजर सोर्स ऑफ कैश क्या है। ई, कंपेरेटिव स्टेटमेंट के अंदर पुराने सालों से कंपेयर किया जाता है इस साल की परफॉर्मेंस को, तो ये भी एक एनालिसिस का टूल है। सेवेंथ क्वेश्चन, द इंक्रीज, ओहो लॉजिकल क्वेश्चन आ गया, द इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल रिजल्ट इन डैश ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल पे क्या फर्क आएगा अगर हमने प्रोविजंस को इंक्रीज कर दिया? जो प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट है वो क्या है, एक लाइबिलिटी है। अगर लाइबिलिटी को हम बढ़ा देंगे, असेट्स को कांस्टेंट रखेंगे, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कैसे? क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स आपके कांस्टेंट है, एग्जांपल लेके इसको कर लेते हैं। आपके करंट एसेट्स 1 लाख के 1 लाख ही है, करंट एसेट्स 1 लाख के 1 लाख ही है, और आपका जो पहले जो आपका क्या कहते हैं लाइबिलिटी थी वो 50,000 थी, करंट लाइबिलिटीज। तो आपकी वर्किंग कैपिटल निकल कर आ रही थी 50,000 रुपीज। बट अब आपकी हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को बढ़ा दिया। 1 लाख था आपके करंट एसेट सेम के सेम, और अब आपके जो लाइबिलिटीज हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज करके 60,000 हो गए। तो उस केस में वर्किंग कैपिटल आपकी 40,000 रहेगी, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिड्यूस होगी। अब मेरी बात सुनो,
आपको ये समझ में आता है थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से कि वर्किंग कैपिटल हमारी रिड्यूस होगी, करंट रेशियो हमारी रिड्यूस होगी। इसका करेक्ट आंसर है डिक्रीज होगी। बट एक्चुअल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या किया जाता है, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो आप देख रहे हो, ऐसा कोई टर्म यूज करते ही नहीं है। जो अपने क्या कहते हैं, आप जिसको भी लोन देने आओगे, किसी की बैलेंस शीट में आप ये वाला टर्म देखोगे ही नहीं। ये सिर्फ थियोरेटिकल टर्म्स में यूज होता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स यूज करते हैं, बट जो आपके पास बैलेंस शीट आने वाली है उसके अंदर आप ये नहीं देखोगे। तो उस केस में आप डेट्स के ऊपर कॉल लेते हो। जो भी डेटर होंगे, आप डेटर के बोलोगे लिस्ट दिखाओ मेरे को, डेटर की लिस्ट दिखाओ, वो डेटर की लिस्ट दिखाएगा, 10-15 डेटर है उसके। अब 10-15 डेटर को आप एनालाइज करोगे, उस डेटर के अंदर आप बोलोगे आपको बैलेंस शीट डेट जनरली जो मिलती है वो 31 मार्च की मिलती है। आप एनालिसिस 31 मार्च को तो करोगे नहीं, अगले दिन पे करोगे, मतलब कुछ आगे जाके डेट्स पे करोगे, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद। अब आप 6 महीने बाद जब जाके खड़े होगे, तो आप देखोगे कि इसके बैलेंस शीट डेट पे कौन कौन से डेटर आ रहे थे। उन सब डेटर ने पेमेंट कर दिया कि नहीं कर दी? कोई किसी ने मना तो नहीं कर दिया? अगर किसी ने मना कर दिया, तो आप बोलोगे कि आपको बैड डेट हो गया जी, ये पेमेंट नहीं कर रहा, 2 साल से इसने पेमेंट नहीं करी। आपकी बुक्स के अंदर डेटर्स आ रहे 15 करोड़ रुपीज के, वो आप मेरे को बार बार दिखा रहे हो 15 करोड़ के डेटर्स हैं, 15 करोड़ के डेटर आ रहे हैं, बट इसमें से 2 करोड़ रुपए के डेटर्स पेमेंट नहीं कर रहे, आपको 3 साल से 2 करोड़ के डेटर खड़े हैं। तो उस समय आप फाइनेंशियल स्टेट, ये प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहे हैं, आपके एग्जाम रेलिवेंट नहीं है। बट उस केस के अंदर आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि आपके डेटर झूठे डेटर, मैं 13 करोड़ मान के ही आपकी क्या कहते हैं करंट रेशियो निकालूंगा, और इसी के बेसिस पे एनालिसिस करूंगा, ये 2 करोड़ को मैं लॉस मान लूंगा। बात समझ में आती है? ये एनालिसिस है एक्चुअल, ये एनालिसिस है एक्चुअल। आप सारे के सारे डेटर का नाम देखोगे कि हाँ भाई पेमेंट हुई है कि नहीं हुई। ये थोड़ा ना कि आप करंट रेशियो निकाल के दे दोगे, लो जी करंट रेशियो आ रही है 2:1, सब ठीक है, ऐसा नहीं होता। चलो, थोड़ा सा मतलब मैंने प्रैक्टिकल टच भी लिया है, जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ये इंटरव्यू में बहुत जाके हेल्प करेगा। तो मेरे हिसाब से आज के क्वेश्चन इतने ही करते हैं, नहीं सारे क्वेश्चन मैं ही करा दूंगा तो फिर आप कोर्स में जाके क्या करोगे। चलो, आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आगे जाके आपको इसके प्रोफेशनल नॉलेज के अलग अलग टाइप के एमसीक्यू वाले लेक्चर आते रहेंगे। चलो, ओके, बाय बाय।